नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर में। आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री चुनावी मोड में आ चुके हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ दौरा है। बता दें कि एमपी और राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। इस दौरान वह दोनों ही राज्यों में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी राजस्थान को लगभग 7,000 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में लगभग 19,260 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दोनों राज्यों में इस साल चुनाव है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को देश को सौंपा जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी राजस्थान की जनता को संबोधित करेंगे। वहीं इसके बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी करीब 19,260 करोड़ रुपए की कई विकास पहलुओं का शिलान्यास करेंगे। तो बता दें कि बीजेपी का मिशन कमल है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी आज कई राज्यों के दौरे पर है। राजस्थान और एमपी के राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर पीएम मोदी आज वहां पर जाएंगे और सियासी रणनीति तैयार करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए आज राजस्थान और एमपी में पीएम मोदी का दौरा है। बताया जा रहा है कई विकास कार्यों का वहां पर शिलान्यास भी करेंगे। जी बिल्कुल नंदिनी, यहाँ दौरा इसलिए भी है कि चुनाव आ चुके हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम। इस साल 5 राज्यों में चुनाव है और चुनावी व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो सौगातें हैं वो इन राज्यों को देते नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो अगर मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ राजस्थान की सरकार नहीं है, पर वहाँ पर भी लगातार नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और वहाँ पर अपने सौगात भी दे रहे हैं और वहाँ पर जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं लगातार उनकी मध्य प्रदेश में और उनका राजस्थान में दौरे लगातार उनके चल रहे हैं और दौरों के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई तरह की योजनाओं की सौगात भी दी जा रही है। उसी कड़ी में आज चित्तौड़गढ़ पे वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर लगभग 60,000 करोड़ की योजनाओं का वहाँ पर सौगात जनता को देंगे। इसके अलावा वो बाद में मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में जाएंगे, वहाँ पर भी लगभग 19,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मध्य प्रदेश की जनता को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, लेकिन गौरव, विपक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जाता है कि पीएम मोदी का चेहरा ही दिखाकर हर जगह चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। देखिए नंदिनी, अब कहने वाली बात अलग है, पर सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्टियों में स्थिति यही रहती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर भी जब राहुल गांधी जाते हैं, प्रियंका गांधी जाते हैं, सोनिया गांधी जाती है, बड़े चेहरे हैं, तो वहाँ पर एक अलग ही माहौल रहता है, अलग ही वहाँ पर उत्साह मिलता है, अलग ही जनाधार और अलग ही वहाँ पर जनता देखने को मिलती है। तो बड़े चेहरों की जो भूमिका होती है उसको कोई नकार नहीं सकता है। और केवल बीजेपी की बात नहीं करेंगे, तमाम पार्टियां अपने बड़े चेहरों पर निर्भर है। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, और वो जा रहे हैं तो यहाँ पर कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हालांकि विपक्ष का अपना काम है वहाँ पर आरोप लगाने का, कटाक्ष करने का, पर फिलहाल इस व्यवस्था से सभी पार्टी जुड़ी हुई हैं। अगर कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या टीएमसी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो सभी बड़े बड़े चेहरे उनके पास जाते हैं जब रैलियाँ होती है और जनता से जनाधार मांगते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा महत्वपूर्ण चेहरा है और जिस पर आधारित होकर बीजेपी लगातार 5 चुनाव जीते चली आ रही है। चाहे हम 14 चुनाव की बात करें, चाहे हम 17 चुनाव की बात करें, चाहे 18 चुनाव मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे 19 चुनाव की बात करें, चाहे 22 चुनाव की बात करें और हाल में ही घटित यहाँ पर निकाय चुनाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर जीत मिल रही है तो अगर चेहरे को यहाँ पर लेके जा रहे हैं तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। एक बड़ा चेहरा है और जाहिर सी बात है पार्टियां बड़े चेहरे को ही भेजती हैं। और देखा जाए तो इन दोनों राज्यों में, राजस्थान और एमपी में, बीजेपी और कांग्रेस में आपस में कहीं ना कहीं मुकाबला है। तो क्या लगता है कितना असर छोड़ने वाला है पीएम मोदी का ये दौरा? देखिए दौरे असर छोड़ते हैं मयूरी, नंदिनी। ऊपर यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि किस तरह यहाँ पर जनता रिस्पॉन्स करती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो परिवर्तन होता रहता है, वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक बार कांग्रेस सरकार रहती है, एक बार बीजेपी सरकार रहती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है। और ये जो ये समीकरण है ये दशकों से वहाँ पर चला आ रहा है, कोई नई बात यहाँ पर नहीं है।
पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2003 से वहाँ पर बीजेपी काबिज है। और हाँ, 15 महीने के लिए ज़रूर 2018 में सरकार बनी थी, कमलनाथ थी, पर उसके बाद वो सरकार गिर गई थी और बीजेपी यहाँ पर दोबारा यहाँ पर सरकार बना ली थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ाई महत्वपूर्ण है, चुनौती महत्वपूर्ण है। अब जनता यहाँ पर जनाधार किसको देने वाली है ये जनता जानती। फिलहाल यहाँ पर जो चीज़ें हैं बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी लगातार मेहनत करने वाली पार्टी है, संगठन मजबूत है और लगातार योजनाओं का पिटारा आम जनता के लिए खोले जा रही है। जी देखिए गौरव, जिस तरीके से बीजेपी ने हालांकि ये उसने बताया कि ये उसकी पुरानी ही रणनीति है कि मंत्रियों को जिस तरीके से एमपी चुनाव में उतारा जा रहा है, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ ये बदलाव देखने को मिलेगा और क्या कुछ फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? जी देखिए, बीजेपी के लिए नया वो नहीं है, व्यवस्था रणनीति नहीं है। इसके पहले पता है बीजेपी त्रिपुरा में व्यवस्था कर चुकी है और इसके पहले भी हमने देखा है तमाम जगह पर जहाँ पर हारी सीटें होती है वहाँ पर बीजेपी बड़े नामों को उतारती हो। तो यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो तमाम बड़े मंत्रियों को, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, तमाम बड़े मंत्रियों को उतारा जा रहा है और इसके अलावा सांसदों उतारा जा रहा है। कोई अच्छी पहल है और ये व्यवस्था हमको आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी, जब यहाँ पर 14 हारी सीटों पर बीजेपी ऐसी ही कुछ रणनीति बनाने वाली है। क्योंकि अगर आप बड़े नाम उतारते हो निश्चित रूप से बड़े नाम का लाभ आपको मिलता है, उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबका एक ही मंसूबा उद्देश्य होता है कि हमको चुनाव जीतना है और जहाँ पर बीजेपी 80 सीट जीतने का दावा उत्तर प्रदेश में कर रही है और अगर केंद्र में हैट्रिक की बात कर रही है तो उसके पीछे रणनीति महत्वपूर्ण बनानी पड़ेगी। बिना रणनीति के कोई भी चुनाव जीतना संभव नहीं हो। आने वाले समय में इस तरह की तमाम व्यवस्था हमको देखने को मिलेगी। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 154वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती मना रहा है। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना समेत तमाम नेताओं ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, गांधी जयंती के विशेष अवसर पर मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनकी कालजयी शिक्षाएं हमारा पथ आलोकित करती रहती हैं। इसके अलावा सीएम योगी और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बापू को याद किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बापू को आज नमन किया है। इसके बाद पीएम ने भी श्रद्धांजलि दी है उनको और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बापू को नमन किया है राजघाट पर पहुंचकर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि अर्पित की है। तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उनको नमन किया है, उनको याद किया है गांधी जी को। तमाम देश भर में आज देखिए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं गांधी जयंती को लेकर और वहीं लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती है, उनको भी नमन किया जा रहा है। महात्मा गांधी की जयंती के दिन गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसान एकजुट हुए हैं, जहां बॉर्डर पर किसान यज्ञ और हवन करेंगे। बता दें कि किसान क्रांति यात्रा 2018 की वर्षगांठ पर भारतीय किसान यूनियन की ओर से यूपी गेट पर यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। बीते सालों के दौरान 2 अक्टूबर को गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ समेत आसपास के जनपदों के किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते रहे हैं। इसी दिन 2 अक्टूबर को ही 2018 में किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से चलकर गांधी जी की समाधि दिल्ली जानी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले आदि का प्रयोग भी किया था। सर्वसम्मति से उस दिन घोषणा की गई थी और गाजीपुर बॉर्डर का नाम बदलकर किसान क्रांति गेट रख दिया गया था। तभी से इस दिन को याद करने के लिए किसान हवन आदि प्रोग्राम करते हैं। 2018 में किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से चली थी और आज के दिन गांधी जी की समाधि पे समाप्त होनी थी, तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ जो है रोका गया और लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस छोड़ी, गोली चलाई किसानों पे। तो फिर जो इसके बाद में यहाँ धरना दे दिया गया नीचे, जब नहीं जाने दिया, तो उस दिन से ही इस गेट का नाम जो है किसान क्रांति गेट रख दिया गया और किसान हर साल आज के दिन अपना हवन करते हैं। क्यों, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती रहती है और यात्रा लेकर जा रहा था गांधी जी की जयंती पर फूल चढ़ाने दिल्ली। इन्होंने 1 तारीख में यहाँ लाठीचार्ज करा, किसान पर गोली चलाई, आंसू गैस चलाए, कई सारे किसान जख्मी हुए। तब से यहाँ हर साल 2 अक्टूबर को हवन करके इस काम ने जगह का नाम रखा किसान क्रांति गेट
तो यहाँ हमन करके उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं? हाँ, हर साल पहुँचते हैं 200-250-300 लोग। गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं जहां पर आज पूरा देश जहां एक तरफ गांधी जयंती मना रहा है, वहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान एकजुट हुए हैं। बताया जा रहा है वहां पर यज्ञ और हवन किया जाएगा। तो यज्ञ और हवन का आयोजन किया जा रहा है गाजीपुर के बॉर्डर पर। बताया जा रहा है कि किसान क्रांति के रूप में आज मनाया जाता है 2 अक्टूबर को किसानों की तरफ से। तो सारे किसान आज एकत्रित हो जाएंगे और गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर यज्ञ और हवन करेंगे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो सारे किसान एकत्रित होते हैं गाजीपुर के बॉर्डर पर और पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं तमाम वहां पर। तो आज किसान जो है यज्ञ और हवन करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर आज सारे किसान जो हैं एकत्रित होंगे और कहा जा रहा है यज्ञ और हवन पूजन किया जाएगा। कैसी कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? हम मौजूद हैं गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पे। देखिए किसान किस तरीके तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरों के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं उन्होंने यज्ञ हवन किया है गाजीपुर बॉर्डर के पास किसान के पास। उसके बाद लगातार जो ये भीड़ देख रहे हैं किसानों की है। हालांकि रोजाना हर वर्ष 2 अक्टूबर को यहाँ पर किसानों द्वारा हवन पूजन किया जाता है, जिसके बाद दिल्ली का जो सर्कल है यानी कि एक अंडरपास से गुजरकर ये लोग वापस दिल्ली यूपी बॉर्डर के लिए पहुंचते हैं। ये वो तस्वीरें, तमाम पुलिस बल यहाँ मौजूद है। पहले से ही सूचना दी जाती है इस पूरे हवन की। तो ये तस्वीरें देखिए, पूरा किसान का एक जत्था है और ये पूरा दिल्ली अब अंदर घुसेगा। थोड़ी सी सीमा के अंदर जाने के बाद वापस ये लोग वापस निकलेंगे और वापस जहाँ पर हवन किया गया है उस जगह पर ये लोग फिर जाकर बैठेंगे। हालांकि हवन पूजन का कार्य हो गया है। लगातार जो अब किसानों की तरफ से जो चीजें हैं, ये भीड़ है किसान की, वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से लाइव दिखाई जा रही है आपको। किसान दिल्ली के अंदर इस समय घुस चुके हैं और दिल्ली सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। राकेश टिकैत के नारे लगाए जा रहे हैं, नरेश टिकैत के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं, देखिए लाइव तस्वीरें हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आ जाए, आगे की साइड आए थोड़ा। हालांकि भीड़ ज्यादा है, यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। लगातार ये तस्वीरें प्राइम टीवी आपको लाइव दिखा रहा है गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर से कि किस तरीके से किसान जो है 2 अक्टूबर यानी कि 2018 1 तारीख को किसान हरिद्वार से चलकर दिल्ली के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको वहां रोका गया। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की गई और बैरिकेडिंग के बाद ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें पुलिस प्रशासन ने यहाँ से रास्ता रोक दिया। अब यहाँ से ये जत्था जो है यहाँ से घूमकर सीधे वापस यूपी के ऑर्डर की तरफ जाएगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं, प्राइम टीवी एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से लगातार जो इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। 2018 की घटना थी जिस समय पर किसानों के ऊपर लाठी बरसाई गई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उन्हीं चीजों को लेकर, उसी को नाराजगी को लेकर ये यहाँ पर हवन पूजन 2 अक्टूबर को किया जाता है। हालांकि अब ये लोग दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। वापस यूपी के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो इनको भेज रही है। हालांकि ये शांतिपूर्ण तरीके से हवन पूजन किया जाता है। ट्रैफिक व्यवस्था रोक दी गई है। तस्वीरें देख सकते हैं पीछे, मैं कैमरामैन से कहूंगा ट्रैफिक व्यवस्था रोक दी गई है। और ये लगातार वो तस्वीरें हैं, प्राइम टीवी आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि किस तरीके से कैमरामैन से कहूंगा एक बार ये दिखाएं तस्वीरें कि ये वो तस्वीरें हैं। अब किसान वापस यूपी के लिए जहां पर हवन किया गया था वहां के लिए ये लोग वापसी के लिए निकल रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें हैं, ये 2018 की जो घटना थी उसको लेकर खास तौर पर यहाँ पर एक जी प्रवीण, वहां पर अगर किसी से कुछ बातचीत हो पाती है तो क्या आप कर सकते हैं? जिस तरीके से वहां पर महिलाएं भी देखिए दिख रही हैं, महिलाओं से बात करिए, क्या कुछ किस तरीके से वो आज अपना यज्ञ और हवन पूजन करके आई हैं? तो हम भूलने नहीं देंगे क्योंकि हरिद्वार से 23 सितंबर को किसान चला था। 2 अक्टूबर को यहाँ पर सरकार द्वारा किसानों पर जो अत्याचार हुआ उस अत्याचार के याद में और किसान क्रांति गेट की जो हमने स्थापना किया उसको एक बरसी मनाने के रूप में हम यहाँ मनाया जाता है और एक दिल्ली का राउंड लगाकर हम यहाँ पर आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? चलो
23 तारीख में आज तो बता दें कि आज जहां देश पूरा आज महात्मा गांधी जयंती मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान सारे एकत्रित होकर गाजीपुर बॉर्डर पर एकजुट हुए हैं और कहा जा रहा है किसान क्रांति यात्रा निकाली जा रही है, जो कि 2018 से लगातार चलता आ रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से 2018 में किसानों पर बर्बरतापुर लाठी चलाई गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, तो किसानों ने कहीं ना कहीं उस दिन ये ठान लिया था कि किसान क्रांति यात्रा 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो आज भी वहां पर कई किसान एकत्रित हुए हैं और उन्होंने आज वहां पर जाकर पूजन और यज्ञ हवन किया है। तो देश जहां एक तरफ गांधी जयंती मना रहा है, वहीं पर हमने आपको सीधी तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से सारे किसान एकत्रित होकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, उन्हें रोका गया। अब वो यूपी के लिए वापस हो रहे थे, तो सारे किसान आज एकत्रित होकर नरेश टिकैत के नारे लगा रहे थे, राकेश टिकैत के नारे लगा रहे थे, तमाम महिलाएं भी शामिल थी इसमें। और 2018 से लगातार किसान क्रांति यात्रा जो चली आ रही है वो लगातार अब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है किसानों की तरफ से, और बताया जाता है कि इस दिन हवन और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। सारे किसान इकट्ठा होकर हवन और यज्ञ करते हैं। तो एक बार फिर से रुख करते हैं संवाददाता प्रवीण की तरफ। प्रवीण, क्या कुछ माहौल अभी भी वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे एक्सक्लूसिव ये वो तस्वीरें हैं। हालांकि अब ये दिल्ली जो घूम कर आना था इनको, ये सीधे आ चुके हैं अब यूपी के लिए वापस। यूपी बॉर्डर, यूपी किसान बॉर्डर यानी कि क्रांति जो बॉर्डर था उस बॉर्डर पे लगातार वापसी आ रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखाई जा रही है आपको कि किस तरीके से किसानों का एक छोटा सा आंदोलन यहाँ पर था, जो कि होम हवन किया गया था यहाँ पर। उसके बाद अब वापस नारेबाजी के साथ यहाँ पर वापस उसी जगह पर पहुंच रहे हैं सभी किसान। और ये वो तस्वीरें प्राइम टीवी आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके से 2018 में जो यहाँ पर किसानों के साथ हुआ था उसको लेकर यहाँ पर होम हवन किया गया, और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर दिल्ली में घूम कर आते हैं एक बार के सरकार को याद दिला दें कि हम दिल्ली में ही हैं, कहीं नहीं है कहीं। जब आवाज लगा को जब आ जाएंगे जल्दी ठीक हो। किसान का काम करो, काम व्यापारी का काम छोड़ो, किसान पे ध्यान दो। तो देखिए, किसानों का साफ तौर पे कहना है कि किसान का जो हक की लड़ाई है वो ये लड़ रहे हैं। किसान अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ते आए हैं और लगातार किसानों का जमावड़ा यहाँ पर देखा गया। पहले भी हमने बाकी दिन देखे थे, बाकी के दौर देखे थे कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों का काफी समय तक आंदोलन चला था। उस आंदोलन के बाद लगातार जिस तरीके से किसान यहाँ पर 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर होम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उसके बाद एक दिल्ली का सर्कल लगा कर आते हैं और उनको दिल्ली पुलिस ये जताया जाता है कि अभी किसान जिंदा है, किसान किसी भी वक्त दिल्ली आ सकता है। ये पुलिस प्रशासन को दिखाने का एक तरीका था। पहले होम हवन किया गया, उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण किया गया, सभी लोगों ने प्रसाद बांटा। उसके बाद किसानों ने अपने अभिवादन किया, यहाँ पर अपने लोगों को संबोधित किया। उसके बाद सीधे यहाँ से दिल्ली के अंदर रवाना हुए और दिल्ली के बाद सीधे वापस जहां पर पूजा पाठ किया गया वहीं पर फिर दोबारा आकर बैठ गए हैं। जी प्रवीण, आसपास के लोगों से बातचीत करिए। देखिए, आपके पास एकत्रित हुए हैं, इनसे बातचीत करिए, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? किसानों का आंदोलन काफी समय तक चला। 2018 की घटना सभी को याद है, हम लोग कवरेज कर रहे थे। किसान कहाँ से निकले? हरिद्वार से निकले, और यहाँ पर किस तरीके के लाठीचार्ज हुए वो भी हमने देखा। तो क्या आप किस तरीके से देखते हैं? देखते हम किसान जो है अब सरकार को भी बताना चाह रहा कि किसान अभी भी उतने उत्साह में है, और किसान यही लेके बसों में बैठा के जब इन्होंने अपनी हार मानने पर इतनी बेशर्म सरकार इस हिंदुस्तान में आज तक नहीं आई है। क्योंकि देखो 2018 में हरिद्वार में जब तक किसी ने नहीं रोका, कोई किसानों ने जरा एक नुकसान नहीं करे, एक पत्ता भी अगर तोड़ा हो कहीं किसानों ने, कोई तोड़ फोड़ करी हो, बड़े अनुशासन और बड़ी शालीनता से लोग यहाँ तक आए। इन हरामजादों ने यहाँ रोक दिए, जबकि किसानों का कहना था कि हम सिर्फ दिल्ली में जाएंगे, महात्मा गांधी की समाधि में फूल चढ़ाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, और कोई मकसद नहीं है ना आंदोलन का। न इन्होंने जबरदस्ती यहाँ रोक कर लाठीचार्ज करा, कितना तोड़ फोड़ करवाई, ट्रैक्टर तोड़े, हमारे गोली चलाई इन्होंने, हमारे किसान हमारे हथगोले चलाए, हमारे किसान घायल करे। लेकिन किसान ने ठान रखे हम दिल्ली में जाकर रहेंगे, और सन 2018 से हर साल यहाँ आते हैं, हम हवन करते हैं, और उस बात को ताजा करने के लिए दिल्ली में
घूम के जरूर जाते हैं। और अभी भी जब इन्होंने अपनी जान दे, किसानों ने संकल्प लिया है आन पड़ जा। हमारे यहाँ देहात में कहावत है, अगर एक बार त्योहार ना मने तो फिर घरों में आन पड़ जा। वो बेल त्योहार का दिन माने तो जानते होंगे कि 2018 की जो बात आप कह रहे हैं, मैं भी उस समय मौजूद था, कवरेज कर रहा था, और यहाँ पर कहा गया था पुलिस की तरफ से कि किसानों की तरफ से उग्र भीड़ आई थी। किसान उग्र पड़े, तो इस पर क्या आपका कहना है? किसान आंदोलन होता तो हरिद्वार आंदोलित होता तो हरिद्वार का यहाँ तक होता। एक भी बच्चे का नुकसान नहीं करा किसान ने, और इन्होंने जानबूझ के किसान को उकसाने के लिए, ये किसान को बदनाम करने के लिए, ये किसानों को बदनाम करने के लिए किसान को एक ऐसा बना दे कि किसान इसका विरोधी है सरकार का। ऐसी जगह जगह आपने देखा, इन्होंने कील गाड़ दी, इन्होंने गड्ढे खोद दिए, इन्होंने बड़े बड़े फीडर लगा दिए। क्या किसान आतंकवादी है? दिल्ली में घुस नहीं सकता। दिल्ली किसी ने आजाद करी? दिल्ली किसानों ने आजाद करी। जी प्रवीण, कुर्बानी दी किसान के बच्चे को पाला। आज भी बॉर्डर पर जितने बच्चे तो शहीद हो रहे किसानों के हो रहे। किसी नेता का एक भी बच्चा मरा हो तो आप बता दो, आपके यहाँ सारे रिकॉर्ड है। किसानों की बात नहीं मानी तो किसान बात नहीं सब मानेंगे तो अगले महीने धरना नहीं लगाएंगे बड़े। ठीक है, और अब क्या मांगे हैं आपकी? अब तक तो जो बातें क्या है, बिजली फ्री नहीं हो रही, जो वादा करा बिजली फ्री नहीं हो रही, बिल लगा दिए तो मीटर का बिल तो आना ही है। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर किसानों का जो रोष है खास तौर पर देखने को मिला है, और जो किसान हैं खास तौर पर वो आक्रोशित थे, और किस तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, लाठी डंडा किया गया, तो इसको लेकर खासा नाराजगी दिखाई गई। और 2 अक्टूबर के दिन आज हवन पूजन किया गया। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड की मांग को लेकर टीएमसी मंगलवार को जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के सभी बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देंगे। टीएमसी के धरने में बड़ी संख्या में बंगाल के मनरेगा मजदूर भी भाग लेंगे। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल्ली आने के लिए बुक की गई ट्रेन और फ्लाइट रद्द कर दी गई है। मंगलवार को होने वाले धरने से पहले 2 अक्टूबर को टीएमसी नेता बापू की समाधि राजघाट जाएंगे, जहां पर जंतर मंतर पर धरने के अलावा टीएमसी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के दफ्तर यानी कृषि भवन के घेराव की कोशिश भी कर सकती है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। वहीं यूपी की 80 सीटों पर सभी पार्टियों का खास फोकस है। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी भी इस बार बेहतर प्रदर्शन करने को बेताब है। जहां एक तरफ बीजेपी हर सीट पर फॉर्मूला तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी घोषणा की है। अखिलेश यादव ने कहा कि नवरात्रि आते ही हम भी वीआईपी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे। हम पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ मिलकर बीजेपी को उसकी वीआईपी सीटों पर हराएंगे। बीजेपी को हराने के लिए सपा ने पहले ही रणनीति बना रखी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। अब कहा जा रहा है कि वीआईपी सीटों को लेकर रणनीति बनाएगी, और अखिलेश यादव ने कहा है कि हम अपने जल्द ही सारे उम्मीदवारों के नाम घोषणा करेंगे। इसके बाद हम जो वीआईपी सीट है बीजेपी की तरफ से, उन सभी को हराएंगे। देखिए रंजनी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से भारत में चुनाव हुआ, लोकसभा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार गद्दी पर बैठे हैं और 2024 लोकसभा का चुनाव निकट आ गया है। समाजवादी पार्टी को करारी हार मिलती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। इसके बाद अब वीआईपी सीटों का जो लड़ने की बात अखिलेश यादव की तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, यानी नवरात्र से पहले जो वीआईपी सीटें हैं, पहले तो वीआईपी सीटों को समझने की बात होगी नंदिनी। लखनऊ की जो सबसे बड़ी वीआईपी सीट मानी जाती है, लखनऊ वाराणसी, जहाँ से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों वोटों से हराया था, तो वो वहां से अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो यहाँ से सांसद रहे हैं। उसके बाद उनकी खड़ाऊ रख करके यहाँ से लालजी टंडन सांसद रहे हैं। उसके बाद हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो इस समय सांसद हैं। तो ऐसी वीआईपी सीटों पर समाजवादी पार्टी
अपने प्रत्याशी को उतारना चाहती है, अपने कैंडिडेट को उतारना चाहती है, जहां पर उसका जो सामना होगा वो कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ होगा। वीआईपी सीट क्यों कही जाती है इसको? क्योंकि यहाँ पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, जो कर्णधार है, वो खुद इन सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने लोकसभा के उपचुनाव में देखा होगा कि रामपुर में भी जो उपचुनाव हुआ था, वहां से आजम खान की जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई थी। रद्द होने के बाद वहां जब उपचुनाव हुआ तब वहां भी समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली। मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का जब देहांत हुआ तो वहां से उनकी बहू को लड़ाया गया चुनाव, हालांकि वो इस चुनाव में जीत उनको दर्ज हुई। लेकिन अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव जब सदस्यता छोड़ते हैं तो वहां पर जब उपचुनाव होता है तो वहां से जो भोजपुरी सुपरस्टार है दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो उपचुनाव जीतते हैं। तो ऐसे में कौन सी वीआईपी सीटें हैं जिन वीआईपी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है? ये तो कैसा होमवर्क किया है ये तो पार्टी के नेता ही जान सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी सूची वो भी बना रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसका टक्कर होगा? लखनऊ की अगर वीआईपी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर राजनाथ सिंह से कौन समाजवादी पार्टी के नेता टक्कर करने के लिए खड़ा होगा? सवाल सबसे बड़ा यही उठता कि आखिर समाजवादी पार्टी किस दिग्गज को उतारने वाली है इन वीआईपी सीटों पर? देखिए, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किस दिग्गज को उतारेंगे। मामला भी यहाँ पर ये अटका हुआ है। समझने की बात, जो INDAI का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का ये कहना है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव होने वाला और राजस्थान का चुनाव में भी उनको सीटें दी जाए। यदि उसमें उन्हें सीटें दी जाती हैं तो आपसी सहमति बनेगी, अन्यथा वो नवरात्र से पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये महागठबंधन INDAI का हुआ है, समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में शामिल हुई है, वो अपने मन माफी तरीके से अपने पार्टियों को, अपने कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर उतारना चाहती है, वीआईपी सीटों पर, जिस पर अभी कांग्रेस पार्टी के साथ कोई समन्वय नहीं बना है, जिसको लेकर के आपसी खींचातान भी चल रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का इस तरह घोषणा कर देना, जबकि INDAI का इतना बड़ा गठबंधन तैयार हुआ है, तो बिना आपसी सहमति के अखिलेश यादव का ये इशारा है कि अगर उन्हें MP के चुनाव और राजस्थान के चुनाव में सीटें मिलती हैं तब वह इस पर विचार करेंगे कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों पर कौन और कहां से लड़ेगा और कितनी सीटें वो कांग्रेस पार्टी को या गठबंधन को देंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है। अगर बड़ी शहरों की बात की जाए तो अमेठी है, वीआईपी क्षेत्र में वाराणसी है, लखनऊ है, मथुरा है, ऐसी जगहों पर जो वीआईपी कैंडिडेट उतारने की बात कही जा रही है। हालांकि इन सब सीटों पर लोहे जैसे चने चबाने जैसी बात होगी, लोहे के चने जैसे चबाने बात होगी, तो यहाँ इतना आसान नहीं है। हालांकि पार्टी पूरी तरीके से दमखम लगाने में जुटी है, लेकिन अगर पिछले 19 की बात की जाए तो 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिली थी। उसके बाद से जो सीटें रह गई थी, उन सीटों के लिए अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो लगातार सजगता बनाए हुए हैं और हर एक व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई योजनाओं को भी इस बीच में ला रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उनको भारतीय जनता पार्टी को इन जो आपकी लोकसभा सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश में, उन पर वो काबिज हो पाए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। आज के लिए शहर खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।